गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 जो है हमारा वो है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। अब ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम ग्लेशियर्स और विंड जो एजेंट है उनकी वजह से होने वाले लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है ग्लेशियर, मासेज ऑफ आइस मूविंग एज सीड्स ओवर द land contain glaciers or Piedmont glaciers. If a vast sheet of ice is spread over the plains is at the foot of mountains, or as linear flow down the slopes of mountains in broad through like a valley, mountain and valley glacier और called glaciers। यानी कि ग्लेशियर होते क्या है, सबसे पहले वो देखिए कि अर्थ के ऊपर अर्थ पर शीट के रूप में आइस फ्लो या फिर माउंटेनी स्लोप से नीचे की ओर आइस का लीनियर फ्लो जो है वो ग्लेशियर कहलाता है। या तो वो शीट के रूप में फ्लो करे या फिर वो एक लीनियर फॉर्म में फ्लो करे तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। कौन? आइस। यानी कि आइस जब फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। अब इसमें जो ग्लेशियर होता है इसके देखिए जो हमारे देश में अनेक टाइप के वी हैव मैनी ग्लेशियर इन आवर कंट्री मूविंग डाउन द स्लोप्स एंड वैलीज इन हिमालयास। यानी कि हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। इसमें से हायर रीचेज ऑफ उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर आर प्लेसेस टू सी सम ऑफ देम। यानी कि इन एरिया में काफ़ी सारे जो ग्लेशियर हैं वो पाए जाते हैं। डू यू नो वेयर वन कैन सी रिवर भागीरथी इज बेसिकली फेड बाय द मेल्ट वाटर्स फ्रॉम अंडर द स्नो आउट गोमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। यानी कि जो भागीरथी नदी है, आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम जो गंगोत्री हिमनद का उग्र भाग यानी कि गोमुख है। और इसमें इनफैक्ट वास्तव में अलकापुरी ग्लेशियर फेड्स वाटर टू अलकनंदा रिवर। अलकापुरी जो ग्लेशियर है वो किसको? अलकनंदा रिवर को वाटर देता है। और रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन टू मेक रिवर गंगा नियर देवप्रयाग। यानी कि जो देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या होते हैं? गंगा जो है वो देवप्रयाग के निकट गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा जब ज्वाइन हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी गंगा जो है वो बनती है। तो इसमें ये था आपका कि हिमनद होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं। हिमनद जो है इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रीमेंडियस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय शियर वेट ऑफ आइस। यानी कि आइस का जो वेट होता है हिमनदों से जो अपरदन होता है उसका रीज़न क्या है कि उसमें जो घर्षण से भार होता है, जो बर्फ़ का जो वेट होता है ना वो घिसता है और घिसने से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है वो पिघलता है। तो वो आइस जो है पिघलती है और वाटर की फॉर्म लेता है। तो इसमें जो हिमनद होते हैं वो चट्टानी जो पदार्थ होते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनसे घर्षण करते हैं। घिसते वो घाटी के किनारों पर अपघर्षण और घर्षण द्वारा अपरदन करते हैं। तो इसमें अपरदित और यानी कि इरोजनल और डिपोजनल दोनों टाइप की फॉर्म बनती है। जिसमें देखिए पहले इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे हम। इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले है सर्क। अब सर्क क्या होता है वो देखिए। इसमें जो सर्क होता है ना वो ये सर्क आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशियर्स माउंटेन। यानी कि सर्क जो है वो पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलबंधों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और द सर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियर वैली। यानी कि ग्लेशियर वैली के ये हेड पर पाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपरी सिरे पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सर्क दिखा भी रखा है आपको कि सर्क। तो इसमें देखिए जो सर्क होते हैं वो क्या होते हैं? सर्क डीप लॉन्ग और जो वाइड ट्रफ होते हैं
और इनकी जो दीवारें होती हैं ना वो सीधी और कनकेव फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो इनकी दीवारें होती हैं वो देखिए या तो वो बिल्कुल सीधी मिलेंगी या फिर वो कनकेव शेप में मिलेंगी, इस तरह से मिलेंगी, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो इसमें जो आइस मेल्ट होने के बाद जल से ये भरी झील पर ये झील देखने को मिलती हैं, जिन्हें टोन या सर्क झील भी कहते हैं। यानी कि सर्क में क्या होता है, जब आइस मेल्ट हो जाती है ना तो इनमें वाटर भर जाता है, जिनको सर्क या टोन झील कहते हैं। उसके बाद है हमारा होर्न या सेरेटेड रिज। अब ये क्या है, होर्न जो है ये सर्क के हेड पर इरोजन होने से होर्न बनते हैं। भाई सर्क के हेड पे जब इरोजन होता जाएगा ना तो ये होर्न की फॉर्म लेते जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये सर्क है और सर्क के ऊपर जब इरोजन होता जाएगा तो ये इस शेप में होते जाएंगे, इस तरह से ये होर्न यानी कि सींग की शेप लेते जाएंगे ये, तो ये बनते जाते हैं। और कंटिन्यू इरोजन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। यानी कि ये मान लीजिए एक सर्क यहाँ बना हुआ है, एक सर्क यहाँ हुआ, धीरे धीरे इरोजन होता जाता है तो ये सर्क की दीवारें क्या है आपस में मिलती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब ये इस शेप में आ जाती हैं। तो इस तरह से जो आपके होर्न जो है वो बनते हैं और इसका आकार एक कंघी जैसा हो जाता है, जिन्हें अरेत कहते हैं। यानी कि देखिए इसमें जब ये धीरे धीरे इरोजन होता जाता है तो देखिए इसमें इस तरह से जब इरोजन होता जाएगा तो ये कंघी की शेप लेता जाएगा, इस तरह से बनता जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे। तो ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अरेत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा ग्लेशियल वैली या ट्रफ। अब ग्लेशियल वैली और ट्रफ, जो ये ग्लेशियल वैली है ना ये ट्रफ जैसी होती है जो यू शेप्ड में होती है। ग्लेशियल वैली यानी कि यू शेप में होती है और जिसका फ्लोर चौड़ा होता है, स्टिप होता है और साइड्स और किनारे जो है वो चिकने होते हैं। यानी कि फ्लोर ये स्टिप होता है और साइड जो किनारे होते हैं वो इसके चिकने होते हैं। इसके एक तरफ या दोनों तरफ जो है हैंगिंग वैली बनी हुई होती है। हैंगिंग वैली क्या होगी कि यहाँ से वो जब वैली बन जाती है तो इसमें आकर के मिल जाती है, अलग से वैली आकर के इसमें मिल जाती है, जिनको हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे हमने पीछे वाले इसमें देखा था कि ये जो वैली है, ये जो वैली बनी हुई है सारी की सारी, ये जो वैली बनी हुई है और ये इसमें सर्क आकर के जो मिलते हैं तो ये हैंगिंग वैली की ही शेप ले रहे हैं। तो इसमें हैंगिंग वैली जो है वो बनती है, जिसको हिंदी में लटकती घाटी कहते हैं। तो इसमें ये जो वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ जिसमें सी वाटर भर जाता है तो इसको फ्योर्ड, ये फ्योर्ड कहते हैं। जब इनमें जब ये किसी ओशियन के पास या सी के पास होते हैं और इनमें ओशियन का वाटर भर जाता है तो इनको किसी फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्लेशियल वैली एंड सी वैलीज। ग्लेशियल वैली और सी वैली में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो रिवर वैली है या हिमनद वैली है उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि ये यू शेप में होती है और वो जो रिवर वैली होती है वो वी शेप में होती है। उसके बाद आते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि ये तो वो थे जो इरोजन से बनते हैं। अब हमारे वो लैंडफॉर्म्स हैं जो कि ग्लेशियर में डिपोजिशनल वर्क से बनते हैं। यानी कि जो ग्लेशियल वैली है वहाँ पर डिपोजिशनल वर्क होता है, वहाँ पर जो शेप बनती है उनको ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के नाम से जाना। इसमें देखिए द अनसॉर्टेड कॉस एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। Most of the rock fragments in till are angular to subangular in form. Streams formed by melting ice at the bottom sides or lower ends of a glacier. यानी कि ये कह रहा है कि जो पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थों का जो निक्षेप हिमोड या हिमनद ग्लासन के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेपों में अधिकतर जो है चट्टानी टुकड़े नुकीले और कम नुकीले आकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिपोजिशनल वर्क है उसमें हिमोड की यानी कि मोरेन्स की। मोरेन्स जो है वो क्या होते हैं कि ग्लेशियल डिपोजिशनल की लंबी रिज मोरेन्स कहलाती है। ग्लेशियल डिपोजिशन जो होता है उसकी जो लंबी रिज होती है, लंबी जो खाई होती है उसको ये
मोरेन्स बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनल मोरेन्स, दूसरा लेटरल मोरेन्स और थर्ड है मिडल मोरेन्स। अब टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं? टर्मिनल मोरेन्स वो मोरेन्स होते हैं जो कि ग्लेशियर के लास्ट पार्ट पे मलबे के डिपोजिशन से बनते हैं। जैसे कि ये देखिए टर्मिनल मोरेन्स है, यहाँ पे ये कि यहाँ से मटेरियल आ रहा है और यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो पट्टी बन रही है ना, ये टर्मिनल मोरेन्स की होती है। तो उसके बाद है लेटरल, यानी कि हिमनद घाटी के दीवार के पैरेलल जो चलती है, हिमनद घाटी की जो दीवार होती है ना, उसके पैरेलल जो चलते हैं, उसमें है टर्मिनल मोरेन्स। और जो मिडल मोरेन्स हैं वो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। मिडल मोरेन्स जैसे कि हमने पीछे वाले डायग्राम में उसमें देखिए, मिडल मोरेन्स आपको ये जो बीच में लिखा हुआ है मिडल मोरेन्स, ये यहाँ पे मिडल मोरेन्स है, ये लेटरल मोरेन्स है, और ये यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे थे वो लेटरल मोरेन्स, सॉरी उसके जो उससे पहले थे, यानी कि टर्मिनल मोरेन्स, ये है लेटरल मोरेन्स, और बीच में आ जाते हैं मेडियल मोरेन्स। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एस्कर। अब एस्कर क्या होते हैं? देखिए इसमें जो एस्कर होते हैं ना, एस्कर समर सीजन में आइस के मेल्ट होने से वाटर आइस सरफेस के ऊपर से जलधारा के रूप में बहने लगता है। और ये जलधारा जो स्ट्रीम के जलधारा यानी कि स्ट्रीम अपने साथ बोल्डर्स यानी कि वेरी लार्ज रॉक जो होते हैं, रॉक पार्ट जो होते हैं एंड ब्लॉक्स लेकर के आती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। और जब आइस मेल्ट हो जाती है तो ये सीनवस यानी कि वक्राकार बीज कटक के रूप में, वक्राकार बीज के रूप में मिलते हैं या कटक के रूप में मिलते हैं। तो एस्कर है, एस्कर जो है आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार पीछे। इसमें देखिए ये एस्कर है, ये सारे ये एस्कर है। इसमें क्या होता है कि जब रिवर वैली अपने साथ मटेरियल लेके आती है तो वो मटेरियल इस शेप में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस शेप में डिपॉजिट होने का इसमें क्या है कि बर्फ के साथ ये मटेरियल आया और बर्फ तो पिघल के आगे चली गई और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो इनको एस्कर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटवॉश प्लेन। अब आउटवॉश प्लेन भी ये देखिए, आउटवॉश प्लेन यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ डिपॉजिट ना हुई हो, प्लेन एरिया जिसमें मिलता है उसको आउटवॉश प्लेन कहते हैं। यानी कि एस्कर इसके दाएं बाएं तो बन जाते हैं, बट जहाँ बीच में खाली है देखिए यहाँ पे भी आउटवॉश प्लेन है, जहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट ना हो रखा हो उसको आउटवॉश प्लेन कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ड्रमलिन। अब ड्रमलिन देखिए, ड्रमलिन क्या होते हैं? ड्रमलिन जो है हिमनद मृत्तिका के ओवल शेप्ड अंडाकार जो रिज हैं, रिज की शेप में लैंडफॉर्म है जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। और ड्रमलिन के लॉन्ग पार्ट जो आइस मूवमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं, ये 1 किलोमीटर तक लंबे और 30 मीटर तक हाइट लिए हुए होते हैं। फिर उसके बाद है वेव्स एंड करंट्स, यानी कि वेव्स और करंट्स भी अगला टॉपिक हमारा यहाँ से। अब तक तो हमने पढ़ा था ग्लेशियर की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेव्स और करंट्स ये किस तरह से हमारे इसमें हेल्प करती हैं लैंडफॉर्म। तो इसके बाद है हमारा वेव्स एंड करंट्स, वो किस तरह से इसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए coastal process are the most dynamic and hence most destructive. So don't you think it is important to know about the coastal process and forms? यानी कि तटीय प्रक्रियाएं जो सबसे अधिक क्रियाशील हैं और इसी की वजह से जो अत्यधिक ये विनाशकारी भी होती हैं। आपने कभी सोचा है कि तटीय प्रक्रियाओं से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी को जानना। Some of the change along the coast take place very fast. At one place there can be erosion is one
सीजन एंड डिपोजिशन इन अदर। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोस्टल एरिया पे चेंज बहुत ही जल्दी होता है। इसमें एक ही स्थान पर एक ही सीजन में एक ही मौसम में इरोजन भी हो सकता है और डिपोजिशन भी हो सकता है। और इरोजन और डिपोजिशन से अलग अलग टाइप की फॉर्म बनती है। मोस्ट ऑफ द चेंज अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। व्हेन वेव्स ब्रेक द वाटर इज थ्रो विद द ग्रेट erosional with the great when waves breaks, the water is thrown with great force onto the shore, and simultaneously there is a great churning of sediments on the sea bottom। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब तरंगों का अवनमन होता है, यानी कि वो नीचे की ओर आती है, तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और उसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है, यानी कि मोड़ पड़ता है। और तरंगों के स्थायी जो अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अत्यधिक परिवर्तन लाती है। यानी कि जो नॉर्मल तरंगे चलती है उनकी बजाय जो सुनामी आती है ना, वो जल्दी से चेंज लेके आती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि 2004 में अपने जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहाँ पर सुनामी, केरल, तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर सुनामी का काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ा था और काफ़ी चेंजमेंट वहाँ पर हुए थे उसकी वजह से। तो इस तरह से इनमें जो चेंज होता है वो बहुत जल्दी और बहुत ही इरोजन भी बहुत जल्दी होता है और डिपोजिशन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। इनमें चेंजमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी ही होता है। फिर उसके बाद हमारा है इसमें लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्लिफ और ट्रैक्स, केव्स और स्टैक, यानी कि इन सभी चीज़ों का देखना हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो क्लिफ होते हैं, क्लिफ क्या होते हैं कि जो ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी क्लिफ का आकार ले, पहाड़ जो है क्लिफ का, यानी कि जब कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर तरंगे जब इफेक्ट डालती हैं तो वो क्या करता है, ये शेप ले लेता है। ये इस तरह से क्लिफ बनते हैं। और इसी तरह से जो ट्रैक्स हैं आपकी, ट्रैक्स भी इसी उसमें बनती है। धीरे धीरे ये कटाव होता जाता है और समुद्री इसके जो क्लिफ है उसके गिरने वाले चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर डिपोजिट हो जाता है। अब जो क्लिफ है, क्लिफ के विकास यानी कि डेवलपमेंट और उसके निर्वर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ समचिकनी हो जाती है और कुछ अतिरिक्त मलबे किनारों के दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से तरंग से निर्मित वेदिकाएं और उसे जो वो नष्ट करती है, वो सारी फॉर्म्स वहाँ पर आराम से देखी जा सकती हैं कोस्टल एरिया में। उसके बाद हमारा आता है कि जो केव्स होती हैं, गुफाएं कैसे, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर तक और कटाव करता जाएगा और इस तरह से गुफाओं का निर्माण होता जाएगा। तो उसमें अंदर तक कटाव होता जाएगा और गुफाओं का ये निर्माण करता है। अब स्टैक में क्या होगा कि स्टैक में जब ये इससे टकराएगा तो ये वाला पार्ट जो है कट करके अलग हो जाएगा और ये एक पिलर की शेप ले लेगा। इस पिलर की शेप में स्टैक जो है वो खड़े हो जाते हैं, स्टैक जो बनते हैं। इसमें कोस्टल एरिया के ऊपर जो अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी कभी भृगु के भाग थे, यानी कि कभी क्लिफ थे जो, और आज वो क्लिफ का ऊपर वाला हिस्सा कटने की वजह से वो अकेले ही खड़े रह गए, जिनको स्टैक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके आते हैं बीचेज एंड ड्यून्स। अब बीचेज और ड्यून्स क्या हैं वो देखिए। बीचेज और ड्यून्स, अब देखिए जब लहरों के साथ आया हुआ मटेरियल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट भी इस तरीके से हो जाता है कि वहाँ पर कोई मैदानी पार्ट बन जाता है, तो वहाँ पर जो मिट्टी या जलोढ़ जो रेत वो जो बहा करके आई है वो
प्लेन के शेप में या बीच की शेप में चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है ड्यून्स यानी कि टीले, जो मटेरियल डिपॉजिट होकर के टिब्बे की शेप ले लेता है तो उसको ड्यून्स बोलते हैं। जो मटेरियल ऊंचाई पे बढ़ता जाता है यानी कि टीले का आकार लेता जाता है उसको ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट। बार्स, बैरियर्स और स्पिट यानी कि जो सी है, सी के कोस्ट पर जो कोस्ट के पैरेलल पाई जाने वाली रेत और सिंगल की कटक, वो जो कोस्ट के पैरेलल पाई जाने वाली रेत और सिंगल की कटक को अपतट रोधिका यानी कि ऑफशोर बार कहलाती है। उसके पैरेलल जैसे कि यहाँ पर ही मान लीजिए ये ओशियन है, ओशियन या सी है, तो इसके साथ साथ सी के साथ साथ जो रेत इसके पैरेलल डिपॉजिट होती हैं तो उसको बार्स बोलते हैं। और बार्स जो होती है वो अंदर ही होती है यानी कि जो वाटर होता है उसके अंदर ही होती है, ये ऊपर नहीं दिखाई देती। जब ये ऊपर दिखाई देने लग जाती है तो ये क्या कहलाती है, बैरियर कहलाने लग जाती है। यानी कि जब वो ऊपर के कोस्ट पे उसके ऊपर पानी के ऊपर इसकी लेयर्स दिखाई देने लग जाए तो उसको बैरियर बार के नाम से जाना जाता है। अब जैसे स्पीट है, स्पीट कैसे बनती है? अब ये तो जैसे इसके अंदर ही थी, जब ये ऊपर दिखाई देने लगी वाटर से तो ये बैरियर बन गई। और जब बैरियर का एक ही हिस्सा कोस्ट के साथ अटैच हो जाता है, बैरियर का एक हिस्सा कोस्ट के साथ मिल जाता है तो उसको स्पीट के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? स्पीट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विंड, यानी कि विंड से कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती है, डिपोजिशनल वर्क से कौन सी बनती है और इरोजनल वर्क से कौन सी लैंडफॉर्म। देखिए डेजर्ट एरिया में दो डोमिनेंट एजेंट होते हैं भाई, एक टेम्परेचर और दूसरा विंड। अब डेजर्ट एरिया में जब फ्लोर गर्म हो जाता है तो वह एयर को भी क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे विंड चलने लगती है। और यह स्टॉर्म विंड होती है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है यानी कि जो विनाशकारी होती है। और यह डिफ्लेशंस एंड एब्रेशंस आदि से अपर्दन करती हैं। अपर्दन में डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स को सरफेस से उठाती है। और सैंड और सिल्ट कटाव में टूल्स का काम है, सैंड और जो सिल्ट होते हैं ना वो कटाव में टूल्स का काम करते हैं। इस प्रकार विंड कई इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर से बनाती है जो इस टाइप से हैं। फर्स्ट है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? सबसे पहले है पेडिमेंट या पेडी प्लेन। अब इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में जो पेडिमेंट्स हैं वो क्या हैं कि जेंटली inclined rock floor close to the mountains at their foot with or without a thin cover of debris are called pediments। यानी कि पर्वतों के पाद पर, पर्वतों का जो नीचे वाला, जैसे कि ये पर्वत है, पर्वतों का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, पाद पर मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं भाई। जिनका स्लोप डाउन हो जाता है वो तल क्या कहलाते हैं, यानी कि हिली किसी पहाड़ी के नीचे मंद ढाल वाले जो एरिया होते हैं वो पेडिमेंट कहलाते हैं। अब इसमें पेडिमेंट माउंटेन के फ्रंट भाग के इरोजन से बनते हैं। माउंटेन का जो फ्रंट भाग होता है ना, इसका जो इरोजन होता है ना, उसी की वजह से पेडिमेंट बनते हैं। और ये रिवर के हॉरिजॉन्टल इरोजन और एंड सीड फ्लड दोनों से बनते हैं। यानी कि जो रिवर हॉरिजॉन्टल इरोजन करती है या फिर सीड फ्लड यानी कि यू का यू हिस्सा खिसका करके लेके आती है, उन दोनों से ये बनता है। एक टाइम ऐसा आता है जब चारों ओर से पर्वत का इरोजन हो जाता है और माउंटेन का रिमेंट यानी कि अवशिष्ट भाग बचता है, जिसे इंसेल बर्ग यानी कि दोनों साइड से क्या होता है, यहाँ से भी इरोजन, यहाँ से भी इरोजन, यहाँ से इरोजन होकर के जब छोटा सा पार्ट बन जाता है, छोटा सा हिस्सा बचता है तो उसको इंसेल बर्ग कहते हैं भाई। इंसेल बर्ग के नाम से उसको जाना जाता है। इस डेजर्टी एरिया में हाई रिलीफ और फीचर्स प्लेन में चेंज हो जाते हैं।
डेजर्टी एरिया में हाईली रिलीफ और फीचर्स जो है वो प्लेन एरिया में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें पैडी प्लेन कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे जब ये जो रीजन है ये सारा, ये जो हिली एरिया था ये सारा कट करके प्लेन एरिया में चेंज हो जाता है, जिसको पैडी प्लेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है प्लाया। अब प्लाया क्या है? प्लाया देखिए, plains are by far the most prominent landforms in the desert in basins with mountain and hill around and along. The drainage is towards the center of the basin, and due to gradual deposition of sediment from basin margins as a nearly level plain forms at the center of the basin. इसमें देखिए कि जब चारों ओर हिली एरिया होता है तो मटेरियल इरोड होकर के सेंट्रल पार्ट जहाँ प्लेन एरिया होता है वहाँ जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है? चारों ओर हिली एरिया होता है, चारों ओर हिली एरिया होता है, बीच में प्लेन एरिया होता है। अब मटेरियल यहाँ से इरोड होगा तो ये क्या होगा? बीच में आकर के डिपॉजिट होता जाएगा। और वहाँ उसमें क्या होता है कि कंटिन्यू इरोजन से वहाँ प्लेन एरिया की रचना हो जाती है और सफिशिएंट वाटर मिलने से यह एरिया एक स्वेलो यानी कि उथले वाटर बॉडी से कवर हो जाता है। उथले वाटर बॉडी यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ से पानी आने की वजह से ये वाटर से ढक जाता है। और इस टाइप को लेक्स प्लाया, ये जो इस टाइप की जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको लेक्स प्लाया कहते हैं। वाटर थोड़े टाइम के लिए रहता है और ड्यू टू वाटर इवेपोरेशन प्लाया में जो साल्ट है उसका डिपोजिशन रह जाता है। यानी कि जैसे ही लैंडफॉर्म में इरोजन होता है तो लैंडफॉर्म के ऊपर जो वाटर था वो उसका इवेपोरेशन होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ जो नमक की परत थी ना वो रह जाती है। और इस टाइप के साल्ट से कवर्ड प्लाया प्लेन को अल्काई फ्लैट्स यानी कि कल्लर भूमि या सारीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक सेकेंड, इसके बाद है हमारा प्लाया। प्लाया के बाद डिप्लेशन, होलो और केव्स। नेक्स्ट है हमारा डिप्लेशन, होलो और केव्स। अब इसमें क्या है कि इसमें जो विंड होती है वो विंड जब चलती है, विंड के एक ही डायरेक्शन में चलने से या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने से रॉक से मटेरियल का डिफ्लेशन होता है यानी कि अपवहन होता है। यानी कि वहाँ से वो मटेरियल को, जैसे कि यहाँ ये रॉक है, ये एक रॉक है और रॉक से ये क्या करेगी, यहाँ से मान लीजिए हवा चल रही है तो ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ से ये मटेरियल को उठा ले जाएगी, यहाँ से मटेरियल को उठा ले जाएगी और ये गहरा गर्त बना देगी। इसको डिफ्लेशन होल बोलते हैं। अब जब डिफ्लेशन होल बहुत गहराई तक चला जाता है तो इसको केव्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि गहराई में जाते जाते हवा जब बहुत ही गहराई में जाते जाते बहुत गहराई तक इसको काट देती है तो इसको केव्स के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है मशरूम टेबल्स एंड पेडिस्टल रॉक्स। अब मशरूम देखिए, सबसे पहले जो मशरूम होती है वो डेंसिटी एरिया में कुछ रॉक्स विंड से आसानी से कट जाती हैं। जो डेंस एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि कुछ रॉक्स जो है आसानी से कट जाती है। विंड इफेक्ट नीचे की लेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए रॉक्स का निचला पोर्शन जो है वो ज़्यादा कटता है, जिससे लोअर पोर्शन पतला एंड अपर पोर्शन टेबल की तरह ब्रॉड होता है जिसे मशरूम रॉक या छत्रक शैल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब विंड चलती है तो विंड के चलने से नीचे वाला एरिया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये एरिया तो, और ऊपर वाला एरिया यूं का यूं खड़ा रह जाएगा। तो ऊपर क्योंकि विंड का इफेक्ट अर्थ के साथ ज़्यादा होता है, जैसे जैसे अर्थ से हाइट बढ़ती जाएगी तो विंड का इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इस तरह से मशरूम रॉक या छत्रक शैल इसी को कहते हैं। ये छतरी का आकार लेती है, इसलिए इसको छत्रक शैल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं? यानी कि विंड इज ए गुड सॉर्टिंग, यानी कि छटाई का काम करने, गुड सॉर्टिंग एजेंट। ये विंड जो है छटाई का काम करने वाला सबसे बढ़िया कारक है।
और विंड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज के कण अलग अलग दूरी तय करते हैं। अब मोटे कण अर्थ के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं और कम दूरी तय करते हैं, जबकि छोटे कण दूर तक जाते हैं। जब विंड रुक जाती है तो जो मटेरियल डिपॉजिट होता है वह भी साइज के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी कि बड़े कण पहले डिपॉजिट होते हैं और छोटे कण बाद में डिपॉजिट होते हैं। इस प्रकार सोर्स ऑफ सैंड और विंड डायरेक्शन के बेस पर डिपोजिशनल फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। दीज आर, यानी कि ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ये इस प्रकार से है। पहला है सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। पहला क्या है? सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। ड्राई हॉट डेजर्ट आर गुड प्लेसेस फॉर सैंड ड्यून्स, यानी कि ड्राई और हॉट डेजर्ट है वो इसके लिए अच्छी सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट और देयर कैन बी ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ड्यून फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि इनके बनने के लिए ऑब्स्टेकल यानी कि अवरोध, रुकावट का होना, ऑब्स्टेकल का होना जरूरी है। अवरोध का होना, रुकावट का होना जरूरी, तभी तो सैंड ड्यून बनेंगे। अगर रुकावट ही नहीं होगी तो फिर हवा उसको उठाती फिरेगी, वो रोक डालेगी कहाँ पे अगर रुकावट आगे नहीं होगी तो। और इनके बनना, इसके लिए रुकावट का होना इसके बनने के लिए जरूरी होता है। सैंड ड्यून डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बरखान की बात करते हैं। अब देखिए इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि बरखान क्या होते हैं। जब विंड इस डायरेक्शन से चल रही होती है और मटेरियल जो रेत के टीले हैं वो इस शेप में बनते जाएं, इस शेप में बनते जाएं, यानी कि यहाँ इनका डिपोजिशन ज़्यादा और यहाँ से विंड ज़्यादा उठा के ले जाए, तो इनको बरखान बोलते हैं। यानी कि जो बरखान है वो क्रिसेंट शेप यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं और ये विंड की डायरेक्शन में बनते हैं जहाँ थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, वहाँ पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। अगर विंड डायरेक्शन सेम रहे और ये बरखान के ऑपोजिट यानी कि पैराबोलिक कहाँ बनते हैं? पैराबोलिक वहाँ बनते हैं जहाँ डायरेक्शन तो सेम रहे विंड की, लेकिन जो टीले बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, इनको पैराबोलिक डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है सीफ। अब सीफ क्या है? सीफ यानी कि जब विंड इन जो बरखान होते हैं उनकी एक हिस्से को उड़ा के ले जाए, एक हिस्से को उड़ा के ले जाए और आधा हिस्सा बचे। यानी कि देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो सीप है वो आधा हिस्सा मिलेगा आपको बरखान का। बरखान ऐसे कंप्लीट थे बट ये आधा हिस्सा ही है। यानी कि जब इस शेप में मटेरियल जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीप बोलते हैं। उसके बाद है अपना लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अब लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स यानी कि हवा के पैरेलल बनने वाले ड्यून्स, हवा के जो पैरेलल ड्यून बनते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहलाते हैं। और फिर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हवा के ऑपोजिट बनते हैं। ये तो ये देखिए ट्रांजिटिव, ये हवा के ऑपोजिट बनते हैं और लॉन्गिट्यूडनल हवा के पैरेलल बनने वाली फॉर्म है। तो ये थे आपके एजेंट्स जो कि अलग अलग लैंडफॉर्म को बनाते हैं। अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको शेप देते हैं, कैसे कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, किस एजेंट की वजह से बनती है, ये हमने सारे चैप्टर में पढ़ा है। तो बेटा इसको बहुत ही ध्यान से, जितना अच्छे से डायग्राम समझोगे उतना ही जल्दी ये चैप्टर याद होगा। थैंक यू।